अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सारा साल एक सवाल सामने रहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। आज साल का आखिरी रोज़ है। आज भी बड़ा सवाल ये है कि 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद अगला सवाल ये है कि आइंदा साल 8 फरवरी का जो इंतखाबी दंगल है, इसके नतीजे में क्या सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा। ये सवाल और ख़दशात इसलिए भी पैदा हो रहे हैं कि मुल्क की बड़ी सियासी जमात के कप्तान और उसके बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतरने से पहले ही आउट किया जा रहा है, यानी उनके कागजात नामजदगियों को मुख्तलिफ एतराज़ात लगाते हुए मुस्तरद किया गया है। पहले कागजात नामजदगी जमा नहीं किए जा रहे थे, छीने जा रहे थे। जब जमा किए गए तो उन पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं, उनको मुस्तरद कर दिया गया है। कई हलकों से इलेक्शन लड़कर जीतने वाले और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI इस बार लड़ने के लिए नाअहल करार पाए हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी एंड फैमिली, अली मोहम्मद खान, चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, कासिम सूरी, आज़म सवाती समेत कई बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप को कई हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट दे दी गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि PTI के लोगों के कागजात वाकई ही क्या किसी कानूनी जवाज़ की बुनियाद पर मुस्तरद हुए हैं या फिर किसी के लिए रास्ता साफ किया गया है। पहले PTI से बल्ला छीना गया तो पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ला वापस किया तो इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ अदालत चला गया। अब PTI के बड़े खिलाड़ियों को खेलने भी नहीं दिया जा रहा। सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर अगर इलेक्शन हो भी गए तो इसका मुल्क को कोई फ़ायदा भी होगा। हक़ की हुक्मरानी अगर आवाम के पास है तो फैसले फिर आवाम की मंशा के मुताबिक क्यों नहीं होने दिए जा रहे हैं। हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला तो जहां मुस्लिम लीग नवाज, JUI और इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी ने अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ें भी उठाई गई कि उन्हें किसी सियासी जमात से उसका सियासी निशान वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगी या इनसे कोई इत्तेहाद की सूरत निकल सकती है। अगर मौजूदा मंजरनामा तब्दील ना हो तो इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तरफ नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि वो जो है पंजाब से 125 सीटें लेने का दावा भी करते हैं, हुकूमत बनाने की भी बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इत्तेहादी भी चाहिए, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है। इसकी क्या वजह है कि एक तरफ उनका इतना कॉन्फिडेंस है हुकूमत बनाने का, क्या तनहा हुकूमत बनाना क्या उनके बस में नहीं है, और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट के बारे में कोई फैसला भी कर पाई है। क्या किसी के साथ इत्तेहाद आप लोगों का हो सकता है या नहीं? देखें, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। मुस्लिम लीग नून घबराई हुई है और वो इत्तेहादी ढूंढ रही है। इसलिए नहीं ढूंढ रही कि उनको हुकूमत बनानी है और बहुत वोट चाहिए, इसलिए ढूंढ रही है कि उनका मुकाबला अब पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो कमिटमेंट आवाम से की है वो पूरी की है। जो अब हमारा नया मैनिफेस्टो आ रहा है, जो कमिटमेंट का और बड़ा हिस्सा है, वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक है, बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट है और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी होगा। उसका प्लान भी बनाया है। माजी की तरह जितने कमिटमेंट की है वो भी पूरी करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इत्तेहाद बिल्कुल कर सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पार्टी हमसे बात करना चाहे तो हम बात कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि उनके नज़रिए को हम अपना नज़रिया समझ लें। अब कहाँ MQM का नज़रिया, कहाँ उनकी सोच, कहाँ मुस्लिम लीग नून की सोच, बड़ा तजाद है। मगर तजाद मैं नहीं कहूँगा, एक हकीकत है। उनकी भी सोच यही है जो कभी कभी मुस्लिम MQM की है। इन दोनों की सोचें एक हैं और कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं। हमारा उस पर कोई इतराज नहीं है, वो बिल्कुल इत्तेहाद बनाए, जिसके साथ भी इत्तेहाद बनाए, मगर इत्तेहाद बना के चल के की सोच हो। MQM तो आपकी भी इत्तेहादी रही है, MQM PTI की भी इत्तेहादी रही है, MQM तो नून लीग की भी इत्तेहादी रही है।
ये तो एमक्यूएम की तारीख उठाकर आप देख लें, एमक्यूएम तो उस जमात के पास साथ जाती है जिसको इक़्तिदार मिल रहा होता है या उन्हें पता चल जाता है कि इस पार्टी को इक़्तिदार मिलने वाला है। इस बार तो पहले ऐसे हुआ है, पहले तो इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी इलेक्शन जीतती है एमक्यूएम उसके पास जाती है, लेकिन पहली बार ऐसे हुआ है कि एमक्यूएम ने इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले, इलेक्शन होने से पहले ही उस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया जो दावेदार है कि वो मुल्क में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो बात अगर सोच की है एमक्यूएम की, वो उस सोच के हामी तो आप लोगों के साथ भी रहे हैं शाह साहब। देखिए, हमारी इत्तेहादी रही है 88 में, उसके बाद फिर हमारी इत्तेहादी नहीं रही और बैकआउट भी किया लोगों ने। और एमक्यूएम यकीनन 8 हुकूमतों में, 9 में से 8 हुकूमतों में वो किसी न किसी इत्तेहाद का हिस्सा रही है। और ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून का या क्यू का या 85 में इत्तेहादी किसकी रही है। तो ये तो अब सारे 88 में, तो ये तो मुस्लिम एमक्यूएम की जो है पुरानी हिस्ट्री है, वो किसी न किसी सीढ़ी का सहारा लेके चढ़ते हैं ऊपर और फिर जब देखते हैं कि वो जाने वाले हैं तो वो। अच्छा, आपने ये भी बात की मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अब देखिए, पंजाब की सियासत हमेशा बड़ी अहम रही है इस्लामाबाद तक जाने के लिए, इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए पंजाब की सियासत। अब पंजाब की सियासत आप लोग तो खुद कहते हैं कि पंजाब की सियासत जो आप लोगों की भुट्टो साहब के दौर में हुआ करती थी या जिस तरह पंजाब पर असर रसूख भुट्टो साहब के दौर में होता था, वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। और आप खुद कहते हैं कि नून लीग की वजह से पंजाब आप लोगों ने खो दिया। तो कैसे आप लोग फिर मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून का? मैं कब कहता हूँ कि हम सारा पंजाब जीतेंगे? हाँ। हम पंजाब के वो से इस मर्तबा जीतेंगे जो पहले हमने नहीं जीते, और इंशाल्लाह ताला ऐसी अक्सरियत होगी जो कोई हमारे अलावा हुकूमत बना नहीं सकेगा और न ही कोई आगे बढ़ सकता है। इसलिए पीपल्स पार्टी की जो हैसियत है इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट है और हम उसके साथ आगे जाएंगे जो हमारे मैनिफेस्टो पे अमल करने का वायदा करेगा, और इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज देंगे अपना वजीर आज़म बना के। तो वजीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा इंशाल्लाह। जुनूबी पंजाब को साथ मिलाएंगे क्योंकि जुनूबी पंजाब के जो लोग हैं उन्हें जो पार्टी ख्वाब दिखाती है, जो पार्टी उनसे दावे करती है कि हम इसको सूबा बना के दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को उनके हुकूक दिलाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनके साथ वादे किए, मुस्लिम लीग नून ने भी उनके साथ वादे किए, तहरीक इंसाफ ने भी उनके साथ वादे किए, लेकिन किसी ने उनका वादा पूरा नहीं किया। लेकिन अब की बार क्या जुनूबी पंजाब से हाथ मिलाकर ही आप लोगों में कॉन्फिडेंस है कि आप लोग वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच जाएं, वज़ीर आज़म आप लोगों का हो? मैं आपको तारीख के 19 अमल लेके जाना चाहता हूँ जहाँ है कि हकीकत छुपी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब से वायदा किया था। हाँ। और वायदा वो पूरा भी किया। हाँ। हम पब्लिक नोटिस पे भी चले गए, पार्लियामेंट में बिल भी ले आए। एंड टाइम पे साउथ पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून में लोग थे या मुस्लिम लीग नून ने जो कमिटमेंट की थी वो उसी दिन बैकआउट करके कहा कि हम आपके साथ इस बिल पे साथ नहीं देंगे। हाँ। जबकि पंजाब से ये बिल पास होके आ गया था। हाँ। अगर नून लीग ने साथ नहीं दिया, हमने पूरी कोशिश की, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जान निशानी के साथ हमने कोशिश की कि ये बिल पास हो जाए, मगर हम नाकाम गए। तो इसका मतलब ये हुआ भी सियासी जमात जो है वो ये वादा पूरा नहीं कर सकती जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर ना हो या किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो। शाह साहब, जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो। हाँ। देखिए, हमने वायदा किया खैबर पख्तूनख्वा का कि आपकी पहचान देंगे, वो पूरा किया। हमने वायदा किया गिलगित बल्तिस्तान का। हाँ। वो हमने नाम चेंज करके पूरा कर दिया। हमने वायदा किया सूबों को ऑटोनॉमी देने के लिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए, वो पूरा किया। हमने वायदा किया कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने का, वो पूरा किया, मुत्तफिका तौर पे पूरा किया। सही। हमने वायदा किया था सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बनाएंगे, बेनज़ीर भुट्टो के कार्ड के मुताबिक बना के पूरा किया। हमने वायदा किया था लोगों से कि हम आपको बहाल कर देंगे नौकरियों पे, हमने वो पूरा वायदा वापस किया, पूरा किया। हमने लेडी हेल्थ विजिटर के साथ वायदा किया
कि हम आपको बहाल भी करेंगे, हम आपको मेन स्ट्रीम में भी ले आएंगे। 1,10,000 उन ख्वातीन को हम कंफर्म करके गवर्नमेंट के उस स्केल में ले आए जिसमें आम गवर्नमेंट सर्वेंट थे। सही। जो भी हमने वायदे किए वो हमने पूरे किए, और हकों के बलूचिस्तान का वायदा पूरा किया, जो भी उनका हक था हमने दिया। 47 बिलियन उनका बजट था जिसको बढ़ा के 110 अरब किया गया, और हमने मुकम्मल तौर पे सूबों को खुद मुख्तियारी दी है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आईनी तरीके, हम दूसरे भी वायदे पूरे करते अगर नवाज शरीफ बीच में फटा नहीं करता। हमने जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक जो नॉर्मल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, दोनों का वायदा किया था। 27 जजेस भी हमारे बजट का हिस्सा बन गए। सुप्रीम कोर्ट के 27 जज वो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो हमने जो काम बात की वो पूरी की। तो जो इस मर्तबा पीपल्स पार्टी फिर वायदा कर रही है, लेकिन जिस 18वीं की आप बात कर रहे हैं सूबों की खुद मुख्तारी दे, ज़ाहिर 18वीं तरमीम में दी, वो तरमीम तो अभी अधूरी है बकौल नून लीग के। उसी को तो नून लीग चेंज करना चाहती है, मजीद तब्दील करना चाहती है, मजीद तरमीम करना चाहती है उसमें। देखें, 18वीं तरमीम हमने पूरी की, मियाँ साहब ने उस पर बड़ा एहतजाज किया, जुलूस निकाला, और 19वीं तरमीम हम 18वीं तरमीम हम 19वीं तरमीम वो लेके आ गए। सही। जो मजबूर थे हम, नेचुरली कोई बात इसमें खौफजदा होने की बात नहीं है या अवॉइड करने की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इस वक्त जो माहौल है इलेक्शन का, आप देखें पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। कागजात नामजदगी पहले तो जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे थे, छीने जा रहे थे। अब जब जमा करवा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया इदारों को कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के ही कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, बाकी पार्टियों के जो है ना वो हर हल्के 4-4 हल्के से एक उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो क्या ये माहौल मुल्क को साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जा रहा है शाह साहब? साफ और शफाफ इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो मुल्क के लिए बहुत ट्रेजेडी होगी। तो क्या करेंगे आप लोग? खुद फैसला कर ले हम क्या करना है। सिलेक्टेड गवर्नमेंट लानी है, लाडला गवर्नमेंट लानी है, जो अभी असर हुआ है लाडला गवर्नमेंट का, यही करना है। मुल्क की मैशियत का यही करना है। तो फिर आप लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि एक लाडले की गवर्नमेंट ही आनी है। आप लोगों के तो स्टिल यही रिजर्वेशंस है आप लोगों की। लोग समझ रहे हैं, उन लोगों ने खुद लोगों को ये दिखाने के लिए कोशिश की है कि देखो हम आ रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट पे भी लोग, हाई कोर्ट आ रही है, हमें प्रोटोकॉल भी वही मिल रहा है, हमें हुकूमत अब आने वाली हमारी है, आप हमारे पास आ जाओ। ये खुद लाडला बनकर दिखाया गया है, जो अच्छी बात नहीं है, जो तो अच्छा मुझे तो ये समझ नहीं, इस सारे माहौल में भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आप लोगों को शाह साहब कि आप लोग अपना वजीर आजम लेके आएंगे? वो वोट देने का जो इज्जत का मसला है वो मियां साहब ने खुद तहस नहस कर दिया। अब वोट की बात नहीं, अब लाडले बनने की बात है। अब कैसे बनते हैं, क्यों कर बनते हैं, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी को मसला क्या? तनकीद तो आप लोगों पे यही हो रही है कि आप लोगों को ये मसला नहीं है कि लाडला जो है वो कोई लाडला बन रहा है, वजीर आजम जो है ना वो नवाज शरीफ को बनाने की कोशिश हो रही है, या नवाज शरीफ लाडला बन रहा है। पीपल्स पार्टी को मसला ये है, या जो तनकीद आप लोगों पर हो रही है कि भाई हम लाडले क्यों नहीं बन रहे हैं? लाडले की दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। नहीं, हम लाडले अवाम के हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। पीटीआई के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है शाह साहब? सारी चीजें तो नहीं बताई जाती ना। पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिला है, बड़ी अच्छी बात है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन नून लीग भी तनकीद कर रही है और पार्टियां भी, लोग भी तनकीद कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफुजात हैं? नहीं मिलना चाहिए था वापस पीटीआई को बल्ले का निशान? मिलना चाहिए हमें। हम सियासी लोग हैं, हम कैसे कहेंगे कि किसी पार्टी का निशान आप न दो? बिल्कुल देना चाहिए। अगर लड़ना है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इलेक्शन में सब बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून इतनी खौफजदा क्यों है, इतना शोर क्यों मचा रही है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ
का जो वोट बैंक है आज भी इतना स्ट्रांग है, उनकी रूट्स आज भी इतनी स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से नून लीग बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, शोर मचा रहे हैं? बिल्कुल वो खौफजदा हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए उनको, नहीं होना चाहिए। ये कह के बड़ी कमजोरी दिखाई अपनी मुस्लिम लीग नून ने, उसको उस पे तनकीद करके बल्ले के निशान पे बड़ी कमजोरी दिखाई है, बहुत कमजोरी दिखाई है, जैसे कि वो हार चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। हाँ। नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि ठीक है दे जी, हम लड़ेंगे, हमारा अवाम जो है वो सही फैसला करेगा। भले ने जो धोखा दिया लोगों को, अवाम को, वो धोखा उनके सामने हम लाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, बताएंगे कि भाई वो मासूम नहीं है, भला इतना मासूम नहीं है लेकिन मसला ये है शाह साहब तो दें, आप तो एक खिलाड़ी को खेलने से पहले ही आउट कर रहे हैं, आप तो इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं, पहले कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए, उस पर आप लोग खुश होना शुरू हुए, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सब कुछ उनको मौका मिलने लगा, उनके कागजात नामजदगी जमा हुए तो उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। एक खिलाड़ी को खेलने से पहले आउट करना सियासी मैदान से, क्या ये जमहूरी रिवायात के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल खिलाफ है। हाँ। बिल्कुल खिलाफ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। इतने सिंधी में कहते हैं कि इतने नखरे करो जो कोई बर्दाश्त भी कर सके, इतने नखरे करके इतनी फील नहीं लेनी चाहिए कि हमें कागजात नामजदगी हमारे सामने ना हो। हाँ। सबके हाथ बांधो और हमारे हाथ में तलवार दे दो, हम सर काट दे सबका। हाँ। ये तो वही हुआ ना, हाथ बांध के दो, फिर अपनी पहलवानी दिखाते हैं हम, सर काट के दिखाते। सही। तो हाथ बांध के अगर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है तो ये बेचारे का हिस्सा। सिंध में जो मुमकिन अलायंस बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो नून लीग बना रही है, ये कितना अलार्मिंग, कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में? देखिए बात सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग बड़े लीरक लोग हैं। इत्तेहाद किसके खिलाफ बनता है? ताकतवर के खिलाफ ना। और कौन बनाता है? कमजोर बनाते हैं ना। तो बस सही, आपको जवाब आ गया। इत्तेहाद इसलिए बनाते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, हमने अवाम की खिदमत की है, वो खिदमत की है जो शायद दुनिया में कोई मुल्क भी नहीं कर सकता अपने अवाम की खिदमत। सही। हेल्थ और एजुकेशन में हम इतना ऊपर ले गए, अवाम को फैसिलिटी दी है जो तस्वर भी नहीं है किसी सूबे में या किसी मुल्क में, किसी मुल्क में तस्वर भी नहीं है ये कुछ हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसिलिटी जो सिंध में हमने मॉडल सूबा बना के दिखाया है, ये बाकी तीनों सूबों में ये फैसिलिटी दी जाएंगी, एजुकेशन की और हेल्थ की। ऐसे ही जैसे यहाँ देना चाहिए था, मगर हम देंगे इंशाअल्लाह। कारकर्दगी की बुनियाद पर आप कि अगला वजीर आजम लेके आएंगे आप लोग? देखें बात सुने, कारकर्दगी ही सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। हाँ। अगर कारकर्दगी आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कारकर्दगी अच्छी है, आप मुतमिन हैं, तो फिर आप उम्मीद कर सकती हो कि आवाम हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। साल 2023 कुछ तल्ख और कुछ अच्छी यादें छोड़कर आज रुखसत हो रहा है। आज 31 दिसंबर 2023 इस साल का आखिरी दिन है। इस साल सितारों ने चाल बदली तो किस्मत के धनी जीरो से हीरो बन गए, तो कुछ महलात से निकलकर आज जेल की काल कोठरियों में बैठे हुए हैं। साल 2023 पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए मजमूई तौर पर बड़ा कठिन साल भी साबित हुआ। अब पता नहीं ये साल स्यारा ज़ोहरा की साजिश थी या ज़ुहल की बेरुखी थी कि एक तरफ साल भर महंगाई ने बहुत ज़्यादा आवाम को परेशान किए रखा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरी सियासत से लेकर मईशत हत्ता के खेल के मैदानों से भी अच्छी खबरें सुनने के लिए पूरी कौम तरसती ही रही। माजी का हिस्सा बनते साल के अहम वाक़यात का जिक्र करें तो साल 2023 सियासी और मुआशी बहरान के तौर पर
याद रखा जाएगा। इसी साल जनवरी में पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ी गईं, जिनकी बाज़गश्त और जिनके असरात एक पार्टी ने भी भुगते और इसकी बाज़गश्त आज भी सुनी जा रही है। इसी साल इमरान खान की पार्टी तितर बितर हो गई और उन्हें 3 साल कैद की सज़ा और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया और इमरान खान अब 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। इसी साल पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने से 3 रोज़ पहले तहलील की गई। इसी साल नवाज शरीफ अपनी 4 साला जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आए और फिर सितारों ने ऐसी चाल बदली कि उनके रास्ते की हर रुकावट एक के बाद एक करके दूर होती गई या कर दी गई। इसी साल नए आम इंतखाबात का ऐलान भी किया गया और इमरान खान की जगह बतौर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने ली। अगर आलमी तनाजुर में बात करें तो साल 2023 का तारीख का गर्म तरीन साल रहा। फरवरी के महीने में शाम और तुर्की के इलाकों को तबाह कुन ज़लज़ले ने हिट किया, जिसमें लगभग 46,000 अफराद मौत की नींद सो गए। पड़ोसी मुल्क भारत अपना खलाई मिशन चंद्रयान चांद पर लैंड कराने में कामयाब रहा। इस साल हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत को भी बड़ी तरक्की मिली। नाजरीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो गैब का इल्म है ये तो रब के पास ही है, ये तो अल्लाह के पास ही है। ये सिर्फ सितारों की चालें हैं। सितारे जब अपनी चाल बदलते हैं तो हालात भी बदलते हैं। ये सिर्फ पेशन गोइयाँ सितारों से हम कर सकते हैं। जो हर साल 31 दिसंबर को हम अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट रखते हैं कि हम ये जान सकें कि आने वाला जो साल है, फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ये सिर्फ पेशन गोइयाँ होती हैं कि हम जान सकें कि आने वाले साल मुल्की हालात के लिए, मुल्की सियासत के लिए, मुल्की मईशत के लिए और चंद ख़ानदानों के लिए और चंद अफराद के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। हमेशा की तरह मैंने आज भी इस ख़ास सेगमेंट को इस पे बात करने के लिए 2 बड़े अहम मेरे मेहमान जो हर साल मेरे इस सेगमेंट का प्रोग्राम में हिस्सा होते हैं। सामिया खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सामिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अजमल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 2 बड़े स्पेशल गेस्ट जिनके बगैर मुझे लगता है कि मुझे ये सेगमेंट नहीं करना चाहिए। सामिया, सबसे पहले तो साल 2023 की तल्ख यादें आपकी पेशन गोइयों के हवाले से कैसी रहीं और अच्छी यादें आपकी पेशन गोइयों के हवाले से कैसी रहीं? ये तो सारा रिकॉर्ड आप लोगों के पास होता है। मैं चाहती हूँ ज़रा आवाम सुन भी ले। बल्कि हमें तो अकाउंटेबल कर दिया जाता है पिछले क्लिप्स चला के जो है। हालांकि मैं तो बार बार कहती हूँ जब हम पेश गोइयाँ दे रहे होते हैं कि ये खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है। जिस तरह सियासी अंदाजे हैं, आप भी अपने अंदाजे बना रही होती हैं जब आप ये प्रोग्राम करती हैं किसकी पावर स्ट्रॉन्ग है, किसकी नहीं है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि मैं तो जो अपना तरीका है कि जी नेविगेशन को देख के एक राय बनानी होती है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि इंसानी अंदाजे गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मैं शान के सदके जाऊँ कि पिछले 3 साल से अजमल साहब भी शायद ये इनमें इतना ज़र्फ है कि ये एक्नॉलेज करते हैं अगले बंदे को जो है, इसलिए दोनों को इकट्ठा बुलाती हूँ मैं। तो इनके ज़र्फ की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि पिछले 3 साल से अल्लाह पाक पूरा मेरा पैराग्राफ ही पूरा कर रहे थे। अच्छा, पिछले 3 साल से। तो फिर यकीन करें कि एक स्टेज ऐसी आई कि जब मेरे इंटरव्यूज़ होने लगे तो लोगों ने इंट्रोडक्शन क्या देना शुरू कर दिया, जो ये कहती हैं वो हो जाता है। अच्छा। आप यकीन जानिए मैं इतना डर गई कि मैंने 6 महीने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा। कि मैंने कहा पहली ज़ेफ़ुल एतकादी के मारे हुए लोग हैं हम। हाँ। कि ये कॉन्सेप्ट अगर बैठ गया मुझे तो मैं तो पहले इसको इल्म की तरह लेके चलने वाला बंदा हूँ कि ये एक इल्म है, इसको इल्म की तरह लीजिए। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि आपके थ्रू कहना चाहूँगी, बीइंग पाकिस्तानी, आज अगर हम इतने नशेबो फराज 2020 के दिसंबर से कहानी शुरू हुई है जो बहुत ही रोलर कोस्टर चलनी थी। सही। और जो है आज अगर हम 1 पीस में एंटर होने जा रहे हैं तो मैं कहती हूँ 2 नफल शुक्राना हर बंदा अदा करे। और क्योंकि ये ज़रूर है कि अब हमें अल्लाह पाक ने चाहा, जो आसमान पे नक्शा है वो बड़ा खूबसूरत है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे लिहाज से भी जो अभी सितारों का नक्शा जो मुल्क की ज़मीन के लिए। अच्छा। कि मैं एक जुमला बोलती हूँ कि पाकिस्तान का नसीब खुलने जा रहा है।
अल्लाह करे। और जो साल का फर्स्ट हाफ है उसका काम ही पाकिस्तान की नसीब कुशाई है माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ कि मुल्क सलामत है शाजिया जी, तो हमारे वजूद है, हमारे पास तो कोई नेशनैलिटी नहीं है, जीना भी यहाँ मरना भी यहाँ, तो जो है अपने मुल्क की खैर मांगे। तो मेरा तो पहली बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी, अब आप अजमल साहब से भी राय ले लीजिए, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का नसीब अल्लाह पाक ने खोलने जा रहे हैं। अच्छे सितारे की कुन मांगिए, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से हम तो अच्छे सितारे की कुन ज़रूर मांगिए कि ताकि ज़मीन पे कुन फयाकून हो जाए, और बुरे सितारों से तो अमान मांगते सबसे बढ़ के जो एक अदम इस्तेहकाम है जी बिल्कुल मुल्क में सियासी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, इस पर हम बात करते हैं। आपके नज़दीक 2023 आपकी पेशन गोइयों के मुताबिक तल्ख यादें क्या थी? थैंक यू वेरी मच शाजिया। पिछले साल इसी टाइम इसी वक्त हम लोग दोनों आपके पास थे और हमने पूरा जो साल की प्रेडिक्शन की थी उस पर मेरा ख्याल है सामिया ने बता दिया, मैं रिपीट ही करूँगा कि 99% हमारी बातें अल्लाह ताला ने उसी तरह साबित की जैसे हमने कहा था। वही इन्होंने कहा था 20 मई, तो मैंने कहा था मई के महीने में कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है और फिर जुलाई अगस्त में वो फ्लड वगैरह ज़लज़ले वगैरह आएंगे। अल्फाज का चुनाव डिफरेंट था बट बात हमारी दोनों की एक जैसी थी और वही रहा कि अनसर्टेनिटी। बाकी इन्होंने जो बात की कि हमारा जो ये जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, हम उसके बेस पे बात करते हैं, ना कि किसी सियासत को या किसी को फ़ायदा देना उठाना। अब मैंने 3-4 प्रोग्राम देखे जिस पे वो वन साइडेड वो बस जी ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि देखें हम लोग ने अपने इल्म की रोशनी में बात करनी है। पिछले साल भी यही कहा था कि ये साल जो है ना वो सख्त चलेगा, हुक्मरान के लिए टफ होगा, अफादात आएंगी, ज़लज़ला आएंगे और अनसर्टेनिटी रहेगी। ये उसी साल की कंटिन्यूटी अप टू अप्रैल के एंड तक जो एक कंटिन्यूटी रहेगी कि वो ना सैटर्न की पोजीशन चेंज हो रही है, ना जुपिटर की, ना राहु की। तो राहु ने इस वक्त स्केयर दी हुई है पाकिस्तान के सन को, और साथ जुपिटर भी पिसा हुआ है और मार्स जो हमारा जो मेजर सियारा है वो भी पिसा हुआ है। तो जो पहले 2 महीने होंगे जनवरी फरवरी थोड़े से पुरसकून से गुजरेंगे। इलेक्शन इसी में तो पुरसुकूनियत नजर नहीं आ रही है। मैं बताता हूँ ना वो पुरसकून, क्योंकि अब हम आदी हो चुके हैं ना, हम तो हमें तो अब जब तक टेंशन ना मिले हम लोगों को सुकून नहीं आता ना तो वो थोड़ा सा आपको ना नज़र आना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल होगा ये एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ज़रूर आएगी। वो कहते हैं ना इलेक्शन के बाद, क्योंकि जब भी पकौड़े तलने तो तेल तो उबलता है ना, तो वो इस किस्म का वो होगा, दबाव का शिकार होंगे। But as and when we cross 26th May, you will find a good news. एक स्टेबल पाकिस्तान, एक नॉर्मल पाकिस्तान, एक अब वो चीज़ें चोर बाजारी लूट मार वो अब चीज़ें आपको बहुत कम नजर आएंगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इसी पर आके बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सितारों की चाल, किस्मत का हाल, 2 मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में हैं। सामने आप डील की बात करी थी। अब डील की शक्ल क्या होगी? एग्जाइल होगा, सियासत से किनारा कशी होगी? ये अगला सवाल। ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। अगर खान साहब तक आवाज़ पहुंच जाए तो ये 2024 का साल है जो ज़रा अप डाउन है, तहरीक इंसाफ के लिए भी और बानिए तहरीक इंसाफ के लिए भी। तो अगर थोड़ा सा देखें अक्लमंदी क्या होती है, जो है हवा का रुख समझ के चलना। अब हवा के रुख के अगेंस्ट चलेंगे तो अपने आप को भी ज़ख्मी करेंगे, अपने लोगों का भी नुकसान करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी ऑफ़र होए तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी देखें रिलीफ लिया और फिर कम बैक हुआ, ज़ोरों शोर से कम बैक हुआ उनका। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है, सियासतदान करते आए हैं। अब नेल्सन मंडेला का ज़माना तो सर वो इनकलाब अब ख्वाबों की बातें हैं और किताबों की बातें हैं। वो अजमल साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते नहीं नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल है उनका अब वज़ीर आज़म आना, बहुत मुश्किल है। वो उनमें एक प्रॉब्लम जो है कि वो ये सियासत शतरंज होती है। हाँ। आगे मोरा करना, फिर पीछे आना, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जाके ना अपना ही सर कटवा लेते हैं। ठीक है। एक फिर उनके मशीर जो थे ना वो उनको, मैं 2018 मैं और सामिया ने
प्रेडिक्शन की थी को 10 साल निकाल सकते हैं अगर वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से बच के रहे, टीम बदले, बट वो लोग उनको उठा के रखते हैं। और ये एक पुराना अगर हिस्ट्री देखें ना तो बादशाह के दरबार में जो कसीदा गो होते हैं ना वो हमेशा बादशाह को उठा के रखते हैं और बादशाह उसी से मार खाता है। हाँ, तो ये वो खैर वो जब नवाज शरीफ साहब का दौर था ना तब भी वो सरस्वती का दौर था, जब ये 3rd टाइम वज़ीर आज़म बने थे, तो तब भी मैं तो उनके बारे में कहती थी कि उनके दरबारी उनका नुकसान करा जाएंगे क्योंकि उनको बाहर के हालात बताए नहीं जाते। हाँ। और नुकसान हुआ भी उनका उस वक्त में। सही। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज शरीफ? कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए। हाँ, फिर उनको हेल्थ इशू आ सकते हैं क्योंकि इस वक्त कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न को ट्राइन है जो चलेगी मई तक। मई के बाद उनको स्केयर आ जाएगी सन को, तो ही में बी अफेक्टेड ड्यू टू हेल्थ इशू और ख़ुद ब खुद वो किनारा कश करके अपनी भाग दौड़ वो शहबाज शरीफ को देते हुए नजर। सामिया, चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं नवाज शरीफ, हवा तो चल रही है। बात है कि इनके साथ तो आज मैं पहला प्रोग्राम कर रही हूँ, वरना उनको लगेगा कि मैं इन्फ्लुएंस्ड होके वही बातें कह रही हूँ। आज पहला प्रोग्राम है आपके साथ मेरा, तो वो जो है ये बातें क्योंकि मैं ऑलरेडी वही फिर बात कहनी पड़ती है, ऑलरेडी ऑन एयर है सारा जो है कि मुझे 3rd टाइम तो देखिए मैंने उस वक्त इनके वज़ीर आज़म बनने के लिए प्रेडिक्शन की जब मुशर्रफ साहब का दौर था और जिला वतनी का दौर था। सही। फिर एक और अभी बहुत फेमस हुई कि मैंने कहा था 2023 के 2nd हाफ में नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे, इनको सितारे घर की खुशी दे रहे हैं। कितनी बार उन्होंने बिस्तर बांधा, कितनी बार खोला और फिर फाइनली जो है वो लैंड कर गए पाकिस्तान में। चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनेंगे, सर जीत जाएं मुझे इसमें कोई नहीं, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आती, मुझे अपने या मेरा होमवर्क नाकिस है या मुझे जो है यहाँ पे मैं मार खा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं। उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ की भी बात की, मे बी ड्यू टू हेल्थ। और जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा का सितारा है वो बहुत उन्होंने एफर्ट की है, लेकिन मुझे उनका कॉम्पनसेशन ईयर मुझे 2025 लगता है, नॉट 2024। एज इन प्राइम मिनिस्टर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर फिर भी नहीं, मरियम जी। अच्छा। लेकिन मुझे उनका वो वाला जो है 2024 में वो मजीद पावरफुल होती हैं और बल्कि वो साल अच्छा भी है उनके लिए। नवाज शरीफ आपको वज़ीर आज़म बनते लग नहीं रहे हैं, मरियम 2025 में लग रही हैं, तो क्या दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हुए लग रहे हैं? देखिए शहबाज शरीफ साहब का सितारा जब PDM का ज़माना था तब भी मैंने कहा था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये बना लिए जाएंगे। तो मैंने कहा था इनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब भी जो है अगर उस फैमिली में, हालांकि हमज़ा शहबाज इस वक्त ज़रा ठंडी सियासत है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अपने फादर की लेगेसी हमज़ा शहबाज लेके चलेंगे, लेकिन उनकी फैमिली में अगर इस वक्त किसी का सियासी सितारा दबंग है, और ऑल दो कि मैं यहाँ पर एक बयान दे दूँ कि नवाज शरीफ साहब का सितारा 10 जनवरी 2024 से पावरफुल होने जा रहा है। अच्छा। मज़ीद उनको क्लीन चिट मिलती है, सुरखरू होते हैं, लेकिन पता नहीं वज़ीर आज़म चौथी बार बने ये मैं नहीं कह सकती। यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी भी दावादार है कि हम सरप्राइज देंगे और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। चलिए बिलावल का सितारा क्या कहता है? देखिए बिलावल का सितारा अपने जिस तरह है उस तरह का स्ट्रॉन्ग ही चलेगा, वो अपना इलेक्शन भी जीतेंगे और कोरिलेशन गवर्नमेंट बनेगी जिस पे वो नवाज शरीफ नून लीग के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे जैसे पहले थे। और इस पे कोई ना इम्पोर्टेंट, जैसे अभी उन्होंने पूरी दुनिया वजीर खारजा पूरी मौजें की, वो आधे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तो वो थे, प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह का रोल रहेगा। बट आगे जब 2028-29 का इलेक्शन आएगा उस वक्त बिलावल साहब जो होंगे ना उनका वो आता है, फिर ये बाबा कह दिया, बुजुर्गों की सियासत खत्म होगी। आप तो बिलावल वाली बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को रेस्ट करना चाहिए। हाँ, और फिर वो ये आसफा आ सकती है। आसफा का सियारा यकीन कीजिएगा अगर आसफा मैदान में आती तो आसफा छा जाना था उसने, बट पता नहीं क्यों उसको पीछे रखा हुआ है। और उसके बाद ये जो अभी सामिया खान साहबा ने कहा है कि हमज़ा और ये लोग सियासत रहेगी इन्हीं ख़ानदानों में ही, ये ना समझे कि कोई तीसरा बंदा आके आएगा। जो बादशाह बनना है इन्होंने बनना है, हुकूमत नून लीग की बन रही है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि बहुत सारा जो एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, जैसे इस साल में IT का डिपार्टमेंट बहुत तरक्की करेगा, फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ पकड़ेगी, कपड़ों वाले काम वाले लोग,
फिर पॉलिटिशियंस जो है, गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेबल उसमें चलेगी। जो एक मज़ेदार चीज़ है ना, सियासतदानों की बड़ी स्क्रूटनी होने जा रही है। अच्छा, ये जो फिल्टर होगा ना सिस्टम, आप यूँ समझिए जैसे अच्छे अच्छे बटन चुन लिए जाते हैं कमीज सजाने के लिए, ये वो सेटअप जो है ना, एक सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप हमें जो मिलेगा। सिलेक्टेड लोगों का इलेक्टेड सेटअप। हाँ, इलेक्टेड लोगों का सिलेक्टेड सेटअप जो भी वो देखिए, अब आप जो भी आप मुझे पकड़वाएं ना ये हमें ना मिसिंग पर्सन में देखना चाहती है। तो वो जो है इंशाल्लाह उसमें ये ज़रूर है कि जो स्क्रूटनी होएगी, जो बहुत सारे चेहरे फिल्टर हो जाएंगे, कम से कम मुल्क में सुकून आने वाला है। अच्छा। वो जो एक Instability हंगामी की, पॉलिटिक्स, कब तख्ता उलट रहा है, कब को, ये चीज़ें अब 2024 से ख़त्म होंगी। 5 साल मुद्दत पूरी करेगी पहली बार मुझे बहुत उम्मीद और एक ही वजीर आजम। मुझे बहुत उम्मीद हिस्ट्री है। तो हमारी यही हमें दिखाती भी है, बताती भी है, हमने देखा भी है, कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अब करेगा। आपके प्रोग्राम में मैं सॉरी सर, नहीं, आपके प्रोग्राम में मैंने बार बार ये बात की थी कि उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान के जायचे में वजीर आजम का मनसब ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप देखिए जितने सदर आए 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारे सदर आसिफ अली जरदारी भी और अब सदर आरिफ अलवी भी, इतने क्राइसिस के बावजूद। और जो है वजीर आजम का ओहदा ऐसा है कि या ये नाअहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। लेकिन अब जो 2024 से नक्शा बनने जा रहा है, अब उसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको एंड पे जब हम इंटरनेशनल बात करेंगे उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे क्यों नज़र आता है कि अब सिस्टम सर्वाइव करेगा, और सर भी यही कह रहे हैं कि अब चलेगा। देखिए, इन्होंने एक बात की थी, स्क्रूटनाइज करेंगे। वो ऐसे जैसे आप चाय बनाती है ना, तो जब वो एक छाननी में डालते तो पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय साफ नीचे चल जाएगी। तो वो जो इनकी वो ऊपर से वो सारा जो गंद मन निकल जाएगा। अब वो सिलेक्शन जो होगी ना, आप जो कहेंगे सिलेक्शन इलेक्शन जो भी होंगे, इलेक्शंस होंगे, अब वो लोग आएंगे जो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बड़ा तजुर्बे हो गए, बड़ा हो जाना है अजमल साहब। ओ नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हर साल जाने से पहले आप 92 का सितारा बताना नहीं भूलती हैं। मेरा तो ट्रस्ट है। आप बताएं। अच्छा जी, 92 का नंबर ही बड़ा प्यारा है। ठीक है ना, मतलब 92 और फिर 11 से 2, और ये तो जो है इस बारी, बल्कि जो है इस साल का जो फर्स्ट हाफ है वो 92 के लिए कोई बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है। 2024 का फर्स्ट हाफ और फिर 2025 से ताड़ियाँ मौजा ने। अच्छा, इंशाल्लाह। अजमल साहब, जी सिर्फ एक ऐड करूँगा क्योंकि वो वीनस डील करता है टैक्सेस को भी। सही। तो अब जो टैक्सेस का निज़ाम चलेगा ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चलेगा, क्योंकि हमारे ना 30% लोग टैक्स देते हैं, बाकी 70% टैक्स नहीं देते। अगर वो 70% टैक्स भी आ जाए तो हम जैसी कौम कोई भी नहीं हो सकती। 92 A1 चलेगा, एक्सीलेंट चलेगा, 9 जमा 2 11, 11 जमा 2 2 और 2 इज़ द बेस्ट। तो इसलिए आप मजे से आप क्यों नहीं चेंज हो रही हैं? आप बैठी हैं ना, अल्लाह ने इज्जत दी हुई आपको। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सामिया, अजमल रहीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 2023 ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, इस दुआ के साथ कि आने वाला नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सकून लेकर आए। अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके रिस्क में फ़रागत हो, इस मुल्क पे अल्लाह ताला करम करे, इस मुल्क में को अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह ताला, और जो इलेक्शंस हों वो उसके बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आए। मुझे इजाज़त दें। इस साल का तो आखिरी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी नए साल के नए प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।